कल्पना कीजिए एक ऐसी कंपनी की जो एक साल में $100 बिलियन का रेवेन्यू ला रही है, अमेरिका की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी। वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े विश्लेषक उन्हें वित्तीय दुनिया का मतलब एकदम जीनियस मान रहे हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम शानदार लग रहा था। बिल्कुल, लेकिन असल में वो पूरी कंपनी कागजी हेराफेरी और झूठ के एक बहुत बड़े और खोखले पहाड़ पर खड़ी थी। महज कुछ ही महीनों के भीतर उस कंपनी का मूल्य 0 हो गया, मतलब एकदम जीरो। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एनरॉन की हकीकत है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा में हम जिस स्रोत का गहन विश्लेषण कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की यूनिट 51, और ये हमें उस अदृश्य मुद्रा के बारे में बताती है जो असल में पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को चला रही है। जी, और वो मुद्रा डॉलर या रुपया नहीं है। हाँ, वो मुद्रा है भरोसा। मैं हमेशा सोचती थी कि अर्थशास्त्र या बैंकिंग सिर्फ स्प्रेडशीट्स, जटिल गणित और मुनाफे के ग्राफ का एक बहुत ही ठंडा मशीनी खेल है। देखिए, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन जब हम इन स्रोतों की गहराई में जाते हैं तो समझ आता है कि बैंकिंग का पूरा ढांचा मानव व्यवहार और नैतिकता पर टिका है। मतलब एथिक्स पर। बिल्कुल। नैतिकता कोई दर्शन शास्त्र की किताब का उबाऊ विषय नहीं है। ये वो बुनियादी ढांचा है जिसके बिना कोई भी वित्तीय प्रणाली रातों रात ढह सकती है। तो चलिए इस बुनियादी ढांचे को थोड़ा खोल कर समझते हैं। हमारे स्रोत में शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उलझाने वाले सवाल से होती है, मूल्य यानी वैल्यूज और नैतिकता यानी एथिक्स के बीच का अंतर। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही सांस में कर लिया जाता है, जैसे कि ये एक ही बात हो, लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि ये बहुत अलग है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से सारी व्यावसायिक संस्कृति तय होती है। मूल्य या वैल्यूज किसी इंसान या संस्था के बहुत गहरे और स्थायी विश्वास होते हैं जो अंदर से आते हैं, राइट? हाँ, ये आपको बताते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। जैसे किसी कंपनी का मूल्य हो सकता है नवाचार या तेजी से विकास करना। ये वो चीज है जो आप हासिल करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नैतिकता या एथिक्स वो बाहरी व्यवस्था या दिशा निर्देश हैं जो ये तय करते हैं कि समाज के नियमों के अनुसार क्या सही है और क्या गलत। अगर मैं इसे एक वास्तविक जीवन की उपमा से समझने की कोशिश करूं, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को किसी बहुत ही जरूरी काम से, जैसे किसी की जान बचाने के लिए जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना है। अच्छा, ठीक है। तो वो मंजिल, वो अस्पताल पहुंचना उसके मूल्य हो गए, क्योंकि वो उसके लिए उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। और नैतिकता वो सड़क के ट्रैफिक नियम है, वो लाल बत्तियां हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि वो व्यक्ति अस्पताल पहुंचने की जल्दबाजी में रास्ते में 4 अन्य लोगों की जान खतरे में न डाल दे। अरे वाह, ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। अब इसी उदाहरण को कॉर्पोरेट दुनिया में रखकर देखिए। कैसे? जब आप पर जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचने का यानी अपने तिमाही मुनाफे के लक्ष्य को पूरा करने का भारी दबाव होता है, तो रास्ते में पड़ने वाली लाल बत्ती को पार करने की लालसा बहुत बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल, शॉर्टकट लेने का मन करता है। और यहीं पर व्यावसायिक नैतिकता का परीक्षण होता है। व्यावसायिक मूल्य कंपनी की अंदरूनी संस्कृति को चलाते हैं, लेकिन व्यावसायिक नैतिकता वे सिद्धांत हैं जो समाज, निवेशकों और कानून द्वारा स्थापित किए गए हैं ताकि आप दूसरों का नुकसान ना करें। और स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि कॉर्पोरेट दुनिया में नैतिकता को लेकर कई अजीबोगरीब भ्रम या मिथक फैले हुए हैं। हाँ, पूरे 7 मिथकों का जिक्र है इसमें। मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला भ्रम वो लगा जहां कुछ कंपनियां सोचती हैं कि उनके कर्मचारी तो बुनियादी रूप से अच्छे लोग हैं, तो उन्हें नैतिकता का प्रशिक्षण देने या कोई नैतिक ढांचा बनाने की क्या जरूरत है। और यही कंपनियों से एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है। देखिए, जब कोई मैनेजर किसी जटिल स्थिति में फंसता है तो सिर्फ एक अच्छा इंसान होना कभी भी काफी नहीं होता। मतलब नियत अच्छी होना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए किसी मैनेजर को अपनी टीम के 50 लोगों को नौकरी से निकालना है ताकि कंपनी को बचाया जा सके। यहाँ क्या सही है और क्या गलत? क्या वो कंपनी के प्रति वफादार रहे या अपने कर्मचारियों के प्रति? ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है ना? संगठनात्मक चुनौतियां लोगों को एक ऐसे ग्रे एरिया में धकेल देती हैं जहां सही और गलत के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। वहां कोई स्पष्ट काला या सफेद नहीं होता। इसी धुंधलके में रास्ता खोजने के लिए वो एथिक्स का ढांचा चाहिए। सही कहा। और एक और बड़ा भ्रम ये है कि व्यावसायिक नैतिकता सिर्फ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR का ही दूसरा नाम है। अरे हाँ, ये भी एक बहुत आम सोच है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई कंपनी किसी अनाथालय को दान दे रही है या
या पेड़ लगा रही है तो वो एक नैतिक कंपनी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। CSR तो आपके मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा समाज को वापस देने की प्रक्रिया है। नैतिकता इस बात से जुड़ी है कि आपने वो मुनाफा कमाया कैसे। क्या बात है, बहुत सही पॉइंट। क्या आपने मुनाफा कमाने के लिए अपने ग्राहकों से झूठ बोला? क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया? स्रोत में नैतिकता के जो 7 सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे गरिमा, निष्पक्षता, ईमानदारी, वे इसी रोजमर्रा के काम करने के तरीके को परिभाषित करते हैं। गरिमा का सिद्धांत, जिसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने कर्मचारियों या ग्राहकों को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन न समझें। बिल्कुल। और शायद इसी संदर्भ में स्रोत हमें इतिहास और दर्शन की ओर ले जाता है। इसमें महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के दर्शन का जिक्र है। ये विचार मुझे सच में बहुत ही व्यवहारिक लगा। हाँ, गांधी जी का नजरिया बहुत दूरदर्शी था। उनका कहना था कि जो पूंजीपति हैं वो संपत्ति के असली मालिक नहीं है, वे उस धन के केवल ट्रस्टी या संरक्षक हैं। वो धन असल में मजदूरों की मेहनत, समाज के संसाधनों और ग्राहकों के भरोसे से बना है। इसे अगर हम आज के आधुनिक अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो ये शेयर होल्डर पूंजीवाद से स्टेक होल्डर पूंजीवाद की ओर जाने की बात है। पीटर सिंगर जैसे आधुनिक दार्शनिक भी इसी बात पर जोर देते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी जड़ें हमारी प्राचीन मान्यताओं में भी बहुत गहराई से मौजूद हैं। ना? जी हाँ। स्रोत में भगवद गीता के अपरिग्रह का जिक्र है, यानी जरूरत से ज्यादा संपत्ति का संग्रह ना करना, और निष्काम कर्मयोग, यानी फल की अत्यधिक चिंता किए बिना अपना कर्म ईमानदारी से करना। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो आज के गला काट कॉर्पोरेट माहौल में बहुत से लोग व्यावसायिक नैतिकता को एक ऑक्सीमोरोन या विरोधाभास मानते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि एक ही समय में नैतिक भी हो और सफल भी। ये तो असंभव है। राइट। उन्हें लगता है कि अगर कोई कंपनी पर्यावरण के नियमों का पूरी तरह से पालन करे या अपने कर्मचारियों को हमेशा बहुत अच्छी सुविधाएं दे, तो वो अपने उन प्रतिद्वंदियों से पिछड़ जाएगी जो शॉर्टकट ले रहे हैं। अल्पकाल में, यानी 1 या 2 तिमाही के लिए ये बात सच लग सकती है। शॉर्टकट लेकर आप कुछ समय के लिए बाजार को चकमा दे सकते हैं। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचता है। लंबी अवधि के अस्तित्व के लिए नैतिकता कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। और ये बात बैंकिंग उद्योग से ज्यादा किसी और व्यवसाय पर लागू नहीं होती। हाँ, बैंकिंग का तो पूरा अस्तित्व ही इसी धागे पर टिका है। तो चलिए फिर सीधा बैंकिंग की दुनिया में चलते हैं। जब हम बैंक के बुनियादी काम को देखते हैं तो वो क्या है? जनता से पैसा लेना और उस पैसे को आगे किसी और को उधार देना। सही। बैंक जिस पैसे से व्यापार कर रहा है वो उसका अपना पैसा तो है ही नहीं। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, कोई भी आम इंसान अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई, अपनी खून पसीने की पूंजी किसी अजनबी संस्था के पास क्यों छोड़ देगा? सिर्फ एक वजह से, विश्वास। बिल्कुल, ये विश्वास कि जब उसे अपने पैसे की जरूरत होगी तो बैंक उसे वो पैसा सुरक्षित वापस लौटाएगा। नैतिक बैंकिंग के जो सिद्धांत स्रोत में बताए गए हैं, जैसे कि सत्यनिष्ठा, तटस्थता और पारदर्शिता, वे इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए गढ़े गए हैं। लेकिन ये विश्वास हमेशा बना नहीं रहता ना। बैंकिंग में संकट आते हैं और स्रोत बताता है कि किसी भी वित्तीय संकट से निपटने के 3 चरण होते हैं। जी। सबसे पहला चरण वो होता है जो संकट आने से पहले का है, रोकथाम का चरण। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नीति का जिक्र है, विसल ब्लोअर नीति, यानी कोई ऐसा तरीका जिससे कर्मचारी बिना डरे प्रबंधन की गलतियों की शिकायत कर सके। सिद्धांत रूप में ये बहुत अच्छा लगता है। एक सुरक्षित चैनल हो जहां कोई भी कर्मचारी बता सके कि फलां जगह पर कोई घोटाला हो रहा है। इसके बाद संकट का दूसरा चरण आता है, जिसे वास्तविक क्राइसिस सिचुएशन कहते हैं। स्रोत इसमें किंगफिशर एयरलाइंस का उदाहरण देता है। ओह, वो तो बहुत बड़ा मामला था। हाँ, जब एक इतना बड़ा कर्जदार डिफॉल्ट करने लगता है तो बैंक के शीर्ष नेतृत्व और सीईओ की यह जिम्मेदारी होती है कि वे तुरंत इस संकट को पहचानें और डैमेज कंट्रोल करें। और फिर आता है तीसरा चरण, जांच और अपनी खोई हुई साख को फिर से बनाना। यहां मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। देखिए, ये सब कागज पर पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन जरा उस असली दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एक जूनियर या मिड लेवल बैंक कर्मचारी काम कर रहा है। ठीक है, बताइए। उस पर अपने बॉस की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से लगातार दबाव है कि उसे अपनी ब्रांच का टारगेट पूरा करना है। बॉस उसे कहता है कि किसी अयोग्य कंपनी या व्यक्ति का लोन पास कर दो। ये होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी नौकरी जा सकती है या उसका प्रमोशन रुक सकता है। इस तरह के भारी दबाव के बीच क्या केवल एक कोड ऑफ कंडक्ट की किताब या एक
एक विसल ब्लोअर नीति उसे बचा सकती है? ये एक बहुत ही वास्तविक और डरावनी दुविधा है। और सच कहूं तो सिर्फ एक नियम पुस्तिका कभी काफी नहीं होती। जब एक कर्मचारी ऐसी स्थिति में होता है तो चुनाव सही और गलत के बीच नहीं होता। तो किसके बीच होता है? चुनाव होता है अपनी आजीविका बचाने और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के बीच। विसल ब्लोअर नीतियां अक्सर कागजों तक सीमित रह जाती हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि शिकायत करने वाले को ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल, वही तो मेरा पॉइंट है। स्रोत इस बात की ओर इशारा करता है कि यहीं पर पेशेवर नैतिकता और एक व्यक्ति का खुद का मजबूत नैतिक ढांचा काम आता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, क्या? अगर संगठन का शीर्ष नेतृत्व ही भ्रष्ट है, अगर ऊपर से ही अनैतिक काम करने के स्पष्ट या अस्पष्ट निर्देश आ रहे हैं, तो नीचे के कर्मचारियों के लिए ईमानदार बने रहना लगभग असंभव हो जाता है। और जब नेतृत्व खुद लालच में अंधा हो जाता है, जब वो ट्रैफिक की लाल बत्तियों को जानबूझकर तोड़ने लगते हैं, तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कैसे दुर्घटनाग्रस्त होती है, ये इतिहास में दर्ज है। बिल्कुल दर्ज है। स्रोत हमें वैश्विक वित्तीय तबाही के कुछ सबसे खौफनाक उदाहरणों की ओर ले जाता है। शुरुआत करते हैं एनरॉन से। कॉर्पोरेट इतिहास में एनरॉन का पतन शायद सबसे बड़े और सबसे नाटकीय विचलनों में से एक है। 2000 के दशक की शुरुआत में ये अमेरिका की 7वीं सबसे बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी थी और $100 बिलियन का रेवेन्यू। जी, लेकिन ये सब एक बहुत बड़ा मायाजाल था। स्रोत में एक शब्द का जिक्र है, स्पेशल पर्पस व्हीकल या एसपीवी। ये सुनने में किसी बहुत ही जटिल और उन्नत वित्तीय उपकरण का नाम लगता है, लेकिन असल में ये कंपनी कर क्या रही थी? इसे एक बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारा कूड़ा है और कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। तो मैं सफाई करूंगी? नहीं, आप उस कूड़े को बाहर फेंकने या साफ करने के बजाय उसे एक नए और महंगे कालीन के नीचे छिपा देती हैं। बाहर से घर एकदम साफ और सुंदर दिखता है। अच्छा, तो एनरॉन ने भी यही किया? बिल्कुल यही किया। उनकी कंपनी भारी घाटे में जा रही थी, उन पर बहुत ज्यादा कर्ज था। इस घाटे को दुनिया और निवेशकों से छिपाने के लिए उन्होंने स्पेशल पर्पस व्हीकल नाम की कागजी कंपनियां या शेल कंपनियां बनाई। बाप रे! ये एक तरह का वित्तीय कूड़ेदान था। उन्होंने अपना सारा कर्ज और घाटा अपनी मुख्य बैलेंस शीट से निकालकर इन कागजी कंपनियों के खाते में डाल दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि वॉल स्ट्रीट के निवेशकों को लगा कि कंपनी बहुत मुनाफा कमा रही है, जबकि कंपनी अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। ये एकदम सही। और 2001 के अंत तक जब ये कालीन हटा और कूड़ा बाहर आया, तो सब कुछ ढह गया। $90 प्रति शेयर पे ट्रेड करने वाला स्टॉक कुछ ही महीनों में मतलब सीधे शून्य पर आ गया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी, वो केवल एनरॉन के अधिकारियों का लालच नहीं था। आप देखिए, किसी भी कंपनी के वित्तीय हाथों पर नजर रखने का काम ऑडिटर्स का होता है। हाँ, जो बाहर से आते हैं चेक करने। आर्थर एंडरसन, जो उस समय दुनिया की बिग 5 ऑडिटिंग फर्मों में से एक थी, उसने इस पूरे घोटाले पर जानबूझकर आंखें मूंदे रखी। इसके चलते न केवल एनरॉन डूबी, बल्कि आर्थर एंडरसन जैसी पुरानी और सम्मानित संस्था का भी नामो निशान मिट गया। एनरॉन के मामले से दुनिया को ये सीख मिलनी चाहिए थी कि जब अल्पकालिक मुनाफे के लिए नियमों को तोड़ा जाता है, तो अंततः पूरी व्यवस्था तबाह होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया ने कोई सबक नहीं सीखा। बिल्कुल नहीं सीखा, क्योंकि इसके महज कुछ ही सालों बाद दुनिया ने 2007-8 का वैश्विक वित्तीय संकट देखा। ये 1930 की महामंदी के बाद का सबसे भयंकर संकट था। 2008 का संकट पूरी तरह से लालच, जोखिम प्रबंधन की पूर्ण विफलता और अनैतिकता का एक कॉकटेल था। इसकी शुरुआत अमेरिका के रियल एस्टेट बाजार से हुई। वो सब प्राइम मॉर्गेज वाला मामला। हाँ, फैनी में और फ्रेडी मैक जैसी बड़ी संस्थाओं और बैंकों ने अपनी वृद्धि के लिए हर तरह के जोखिम के नियमों को ताक पर रख दिया। स्रोत बताता है कि उन्होंने सब प्राइम मॉर्गेज देना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है। उन्होंने ऐसे लोगों को घर खरीदने के लिए लाखों डॉलर के कर्ज दे दिए, जिनके पास न तो कोई स्थिर नौकरी थी, न ही कर्ज चुकाने की कोई क्षमता। जी। फिर इन बैंकों ने इन खराब लोन्स को एक साथ मिलाकर उनके पैकेज बनाए और उन्हें सुरक्षित निवेश का नाम देकर दुनिया भर के निवेशकों को बेच दिया। लेकिन वे ऐसा क्यों कर रहे थे? उन्हें क्या ये नहीं पता था कि ये लोग कर्ज नहीं चुका पाएंगे? बिल्कुल पता था। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रीय सिद्धांत को पेश करता है, मॉरल हजार्ड या नैतिक संकट। ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, अगर मैं जुआ खेलता हूं और जीतने पर सारा पैसा मेरा हो जाता है,
लेकिन हारने पर मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता बल्कि मेरे नुकसान की भरपाई कोई और करता है, तो मैं सबसे ज्यादा खतरनाक और बेवकूफी भरा जुआ खेलूंगा। ओहो, मतलब रिस्क फ्री जुआ। अमेरिकी बैंकों को यही लग रहा था। उन्हें पता था कि वे इतने बड़े हो चुके हैं कि अगर वे डूबने लगें तो पूरी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। इसलिए अमेरिका की सरकार उन्हें डूबने नहीं देगी। वो करदाताओं के पैसे से उन्हें बेल आउट कर देगी। यानी मुनाफा निजीकरण, मतलब प्रॉफिट्स उनके खुद के, और नुकसान का सामाजिकरण, यानी घाटा पूरी जनता का। बिल्कुल। ये तो साफ तौर पर एक अनैतिक ढांचा है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आता है। बाजार में रेटिंग एजेंसियां होती हैं जिनका काम ही ये बताना है कि कौन सा निवेश सुरक्षित है और कौन सा खतरनाक। हाँ, उनका तो काम ही यही है। फिर लेमन ब्रदर्स जैसी कंपनी जो दिवालिया होने के बिल्कुल कगार पर खड़ी थी, उसे आखिरी दम तक ये एजेंसियां इन्वेस्टमेंट ग्रेड की शानदार रेटिंग कैसे दे रही थीं? क्योंकि वे एजेंसियां हितों के टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शिकार थी। इसे बहुत ही सीधे शब्दों में समझें, जो बैंक इन खराब लोन के पैकेज बना रहे थे, वही बैंक इन रेटिंग एजेंसियों को अपनी रेटिंग करवाने के लिए करोड़ों रुपए की भारी भरकम फीस दे रहे थे। अरे, मतलब पैसा बैंक ही दे रहे थे रेटिंग के लिए। हाँ। तो क्या जो हाथ आपको खाना खिला रहा है, आप उसी हाथ को काटेंगे? क्या आप उस उत्पाद को कचरा कहेंगे जिसे बनाने वाला ही आपको आपकी पगार दे रहा है? ये पूरी की पूरी व्यवस्था की विफलता थी, जहां हर पहरेदार अपनी आंखें बंद करके बैठा था। ये सच में डरावना है कि कैसे कागजों के कुछ टुकड़ों और चंद लोगों के लालच ने दुनिया भर के लाखों लोगों की नौकरियां छीन ली और उन्हें बेघर कर दिया। बहुत बड़ा मानवीय संकट था वो। लेकिन ये सोचना कि ये सिर्फ पश्चिमी दुनिया की बीमारी है, एक बहुत बड़ी भूल होगी। लालच का कोई भूगोल नहीं होता। भारतीय बाजारों ने भी ऐसे ही कॉर्पोरेट धोखे देखे हैं। बिल्कुल। और भारतीय संदर्भ में जब हम कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की बात करते हैं, तो जो नाम सबसे पहले दिमाग में गूंजता है वो है सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज। सत्यम का घोटाला। जनवरी 2009 में इसके तत्कालीन अध्यक्ष बी रामालिंगा राजू ने एक पत्र लिखकर खुद ये कबूल किया कि कंपनी के खातों में करीब 7800 करोड़ रुपए का हेरफेर किया गया था। और ये कोई रातों रात हुआ घोटाला नहीं था। स्रोत स्पष्ट करता है कि ये साजिश साल 2000 से ही रची जा रही थी। वे कर क्या रहे थे? उन्होंने कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम और आईटी बुनियादी ढांचे में जानबूझकर खामियां छोड़ी। एक ऐसी गुप्त व्यवस्था बनाई जिससे वे सिस्टम में फर्जी चालान या इनवॉइस डाल सके। हे भगवान, मतलब टेक्नोलॉजी का सीधा दुरुपयोग। ये हेराफेरी का एक बहुत ही जटिल तकनीकी तरीका था। वे केवल कागज पर राजस्व नहीं बढ़ा रहे थे, वे सिस्टम के अंदर फर्जी बैंक फिक्स डिपॉजिट की रसीदें भी जनरेट कर रहे थे, ताकि ऑडिट के समय लगे कि कंपनी के पास बैंक में हजारों करोड़ रुपए पड़े हैं। और असल में कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। उन्होंने वित्तीय विवरणों में मुनाफे को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। राइट। इसका सीधा असर ये हुआ कि शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर की कीमत आसमान छूने लगी। और जब कीमत अपने चरम पर थी, तब प्रमोटर्स ने अपने ही शेयर ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा लिया। यहां मुझे ऑडिटर्स और कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भूमिका पर एक बात कहने का मन कर रहा है। ये घोटाला 9 साल तक चला, पूरे 9 साल। जी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बैंक का सुरक्षा गार्ड लगातार 9 साल तक ड्यूटी पर खर्राटे मारता रहे, जबकि उसके बिल्कुल सामने से रोजाना तिजोरी खाली की जा रही हो। बहुत ही सटीक उपमा है ये। स्रोत बताता है कि जो ऑडिटर्स इतने सालों तक खातों की जांच कर रहे थे, वे हजारों की संख्या में मौजूद फर्जी चालानों और बैंक बैलेंस का पता ही नहीं लगा पाए। या तो वे पूरी तरह से अयोग्य और अक्षम थे, या फिर वे इस पूरी चोरी में बराबर के हिस्सेदार थे। सत्यम का मामला इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब नियंत्रण प्रणालियां अंदर से खोखली हो जाती हैं, तो बाहर से सब कुछ कितना भी चमचमाता हुआ क्यों न दिखे, पतन निश्चित है। इस मामले में स्वतंत्र निदेशकों ने कोई सवाल नहीं पूछे। किसी ने कुछ नहीं पूछा। किसी ने नहीं। और कर्मचारियों की वो टीम जो ये फर्जी चालान बना रही थी, उसने या तो डर के कारण या अपने छोटे स्वार्थों के कारण चुप्पी साधे रखी। हालांकि इस मामले में एक सकारात्मक पहलू ये रहा कि जब संकट सामने आया तो भारत सरकार ने बहुत तेजी से काम किया। उन्होंने तुरंत एक नया बोर्ड नियुक्त किया और टेक महिंद्रा ने इसका अधिग्रहण किया, जिससे एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी पूरी तरह से डूबने से बच गई। लेकिन बैंकिंग के क्षेत्र में जब ऐसा होता है तो हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। स्रोत में एक भारतीय निजी बैंक के पतन का एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी दिया गया है। सिकंदराबाद में खुली ये नई पीढ़ी की बैंक थी, जिसके पास आधुनिक तकनीक और बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रमोटर थे। इस बैंक की कहानी भी उसी लालच का एक अलग रूप है।
सिर्फ 3 साल के भीतर इस बैंक ने अपनी तेज तर्रार मार्केटिंग से 27 अरब रुपए यानी 27 बिलियन का भारी भरकम डिपॉजिट इकट्ठा कर लिया था। 3 साल में इतना ज्यादा? हाँ, लेकिन इसका पतन इतनी तेजी से हुआ, अंत में इसके पास 15 अरब रुपए के एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, यानी वो कर्जा जो कभी वापस नहीं आने वाला था। और ये सब हुआ कैसे? ये कोई बाजार की मंदी का नतीजा नहीं था, ये पूरी तरह से प्रमोटरों की अनैतिक हरकतों का परिणाम था। उन्होंने जोखिम के हर नियम को तोड़ा। बिल्कुल तोड़ा। वे खुद इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल थे, यानी कंपनी की गुप्त जानकारियों का फायदा उठाकर शेयर बाजार में मुनाफा कमाना। उन्होंने अपनी पूंजी को शेयर बाजार में लगा दिया, जो कि रिजर्व बैंक की तय की गई विनियामक सीमा से बहुत ज्यादा था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वे बिना किसी जांच पड़ताल के सिर्फ अपने निजी संबंधों के आधार पर अंधाधुंध कर्ज बांट रहे थे। जब किसी बैंक के प्रमोटर ही उन लोगों के हितों की परवाह करना छोड़ दें जिन्होंने उन पर भरोसा करके अपना पैसा जमा किया है, और वे आरबीआई और अपने ही बोर्ड को गुमराह करने लगे, तो तबाही तय है। जाहिर सी बात है। अंततः इस मामले में भी रिजर्व बैंक को दखल देना पड़ा। आम लोगों और कर्मचारियों के हितों को बचाने के लिए इस बैंक का विलय एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में कर दिया गया। सत्यम, और इस निजी बैंक के उदाहरण हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि व्यवस्था में सुधार कैसे लाया जाए। स्रोत बताता है कि इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस यानी कॉरपोरेट प्रशासन को लेकर कई सख्त कदम उठाए गए। जी, सुधार तो बहुत जरूरी थे। जैसे शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए 1992 में सेबी का गठन, 2005 में क्लॉज 49 जिसे लिस्टिंग एग्रीमेंट कहते हैं, और हाल ही में उदय कोटक समिति के सुझाव। इन सब का एक ही लक्ष्य है, जवाबदेही तय करना। क्योंकि कॉरपोरेट गवर्नेंस ही वो व्यवस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि कंपनी का प्रबंधन अपनी मनमानी न कर सके। यह वो प्रणाली है जो तय करती है कि पारदर्शिता बनी रहे और प्रबंधन के छोटे से लालच के लिए लाखों निवेशकों के हितों की बलि न चढ़ाई जाए। बैंकिंग और फाइनेंस में नैतिकता कोई विलासिता नहीं है, यह एक जीवित रहने की अनिवार्यता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक दिन में या किसी विज्ञापन से खरीद सकते हैं। बिल्कुल नहीं। इसे बनने में दशकों लग जाते हैं, लेकिन चंद लोगों के गलत और अनैतिक फैसलों से ये एक पल में राख हो सकता है। चाहे वो एनरॉन के अधिकारियों का घाटा छुपाना हो, 2008 में बिना सोचे समझे बांटे गए सबप्राइम कर्ज हों, या फिर सत्यम के फर्जी चालान, इन सब के पीछे का कारण एक ही था, और वो था नैतिकता को एक कमजोरी मानकर उसे नजरअंदाज करना। एकदम सही। मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नैतिक आचरण ही वो गोंद है जो इस पूरी व्यवस्था को बिखरने से रोकता है। बिल्कुल, इसके बिना सब कुछ ढह जाएगा।